भूगोल का अध्याय 1 का ख का पाठ 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका सबसे पहला टॉपिक क्या है? फसल चक्रण। फसल चक्रण जो है वो मृदा यानी मिट्टी का संरक्षण यानी बचाव कैसे करती है, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो भाग बना करके क्या किया गया? अलग अलग खेती की गई है। 4 भाग में खेतों को क्या किया? फसल चक्रण में हमको ये बताया गया, जो ये आरी है ये खेत है, और खेत को 4 भागों में बांटा गया। चारों भाग में ये 1, 2, 3 और ये जो 4 भाग है, इस चारों भाग में अलग अलग प्रकार की खेती की गई है। एक ही तरह के फसल को नहीं बो दिया गया है, अलग अलग प्रकार के फसलों को बोया गया है। इसे ही क्या कहा जाता है? फसल चक्रण। अब इसमें अगर इस बार ये फसल किया गया तो इस फसल को दूसरे वाले में किया जाएगा, दूसरे वाले को तीसरे वाले में, तीसरे वाले को चौथे वाले में, चौथे वाले को पहले वाले में। इसी को क्या कहा जाता है? चक्रण, यानी घुमा करके यानी अदल बदल करके खेती करना ही क्या कहलाता है? फसल चक्रण कहलाता है। फसल चक्रण करने से यह फायदा होती है कि वहां की जमीन क्या होती है? उपजाऊ होती है। क्या होती है? उपजाऊ होती है। वहां की मिट्टी में अनेकों प्रकार के फसलें की जाती है, जिस कारण से जड़ जो होती है वो समाहित हो जाती है, मिल जाती है, जिस कारण से मिट्टी और अधिक उपजाऊ होती है। तो धान की खेती हो रही है, यहाँ भी धान है, यहाँ भी धान है। तो दो फसलों के बीच में जो कोई तीसरा फसल उगाया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? फसल चक्रण कहा जाता है। धान ही नहीं, जरूरी नहीं कि धान ही, कोई भी दो फसल के बीच में कोई तीसरी फसल की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? फसल चक्रण कहते हैं। फसल चक्रण के कारण मिट्टी में राइजोबियम नामक जीवाणु की वृद्धि होती है। फसल बदलेगा, इस कारण से क्या होती है? राइजोबियम नाम की कीटाणु जो होती है, जीवाणु, उसकी वृद्धि होती है, जिससे मिट्टी में पुनः उपजाऊ बन जाती है, यानी मिट्टी की जो उपज करने की क्षमता वो बढ़ जाती है। इस विधि के द्वारा समय के बचत के साथ साथ एक ही बार में कई प्रकार की फसलों की उत्पत्ति हो जाती है। यानी कि फसल चक्रण करने से हमें समय की भी बचत होती है, और समय की बचत के साथ साथ हम एक ही जगह पे एक से अधिक फसल और आसानी के साथ उपजा लेते हैं कि नहीं उपजा लेते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? फसल चक्रण। अंततः कहने का अर्थ हुआ कि जल पानी के बीच में फसल का उपजना, यानी किसी निश्चित स्थान पर अत्यधिक जल प्रवाह करने से, अत्यधिक सिंचाई करने से उस खास जगह पर मिट्टी में नमी की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं। कोई जमीन तुमको, हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव में तुमको दिखता होगा कोई खेत ऐसा है जहां पे क्या होता है? इतनी बारिश हो जाती है कि सब जगह पूरा सूख जाता है, चौर में पानी रहता है कि नहीं रहता है? वहां पे जिसका भी जमीन है वो जमीन में फसल उगता है? नहीं उग पाता। वो क्या हुआ? जल क्रांता का ही शिकार हो गया वो जमीन। यानी कि अत्यधिक पानी रहने के कारण वहां पे समय के साथ वो नमी सूखती नहीं है, जिस कारण से वहां पे कोई भी फसल नहीं उबज सकती है। क्यों उबज सकती है? नहीं उबज सकती है। तो आवश्यकता से अधिक नमी हो जाती है उस खास जगह पर, मिट्टी में नमी की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाता है, जिस कारण से उस मिट्टी में लवणीय एवं क्षारीय गुण बढ़ जाता है। जिस कारण से मिट्टी में लवणीय एवं क्षारीय गुण, लवणीय एवं क्या होती है? क्षारीय गुण क्या होती है? बढ़ जाती है। जल क्रांता कहते हैं। अब जल क्रांता से क्या नुकसान होता है? खेत का उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाता है। अत्यधिक पानी, इतना पानी रहता है कि खेत में उतना ताकत ही नहीं रहता है कि पानी सूखने के बाद वो उसमें कोई फसल उबज सके। उसके बाद क्या होती है? मृदा अपरदन हो जाती है। मिट्टी उपजाऊ थी जिस खेत में, वो मिट्टी भस करके कहीं और चली जाती है, कहीं और की मिट्टी वहां आ जाती है। निश्चित नहीं है कि जो मिट्टी आई है वो उपजाऊ ही रहेगी, यानी मृदा अपरदन भी होती है, या खेत में गड्ढा भी हो जाता है, होता है ना। तो मृदा अपरदन और खेत की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए समोच्च कृषि की जाती है।
पहाड़ी का जो क्षेत्र है जहाँ पे कृषि होती है वहां पे समोच्च कृषि होती है, यानी घुमावदार कृषि होती है। तो वो कृषि इसलिए की जाती है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन न हो, उसको रोकने के लिए। दूसरा है समोच्च कृषि में खेतों की जुताई वृत्ताकार तरीके से किया जाता है। वृत्त यानी क्या? गोल। कृषि में खेत को कैसे जोता जाता है? गोल। देख रहे हैं ना, ये ऐसे आया है ना, है कि नहीं है? यानी इसे ही क्या कहा जाता है? समोच्च कृषि में वृत्ताकार खेत की जुताई होती है। उसके बाद यह देखने में समोच्च रेखा के जैसा लगता है, इसलिए इसे समोच्च कृषि कहते हैं। ये देखने में कैसा लग रहा है तुमको? गोल लग रहा है ना, समोच्च की तरह, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? समोच्च कृषि कहा जाता है। खादर एवं बांगर। तो खादर और बांगर किसे कहते हैं? खादर अलग है, बांगर अलग है। तो नए जलोढ़ मिट्टी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी, जो बाढ़ में जो जलोढ़ मिट्टी या किसी कारणवश जो जलोढ़ मिट्टी एक जगह से नदी के माध्यम से जो जलोढ़ मिट्टी हमें प्राप्त होती है, वो मिट्टी यदि उपजाऊ है, वो मिट्टी यदि उपजाऊ है तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? खादर कहेंगे। और पुराने जलोढ़ मिट्टी या वो जलोढ़ मिट्टी जो हमें बाढ़ के कारण प्राप्त हुआ, वो मिट्टी यदि उपजाऊ नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? बांगर कहेंगे। तो किसको खादर कहेंगे, किसको बांगर कहेंगे, समझ में आया? वैसी मिट्टी जो बाढ़ के कारण हमें प्राप्त हुई है, वो अगर यदि वो मिट्टी यदि उपजाऊ है तो उसे खादर कहेंगे। और बाढ़ के कारण जो मिट्टी हमें प्राप्त हुई है जलोढ़ मिट्टी, वो यदि उपजाऊ नहीं है तो उसे हम बांगर कहेंगे। इसमें लिखा है नए जलोढ़ मिट्टी में माहिन कण पाए जाते हैं जो बालू एवं मृतिका का मिश्रित होता है। ये काफी उपजाऊ होता है। एक ही बात ना बोले, जो मिट्टी उपजाऊ होगा वो तो जलोढ़ मिट्टी होगा ही ना। जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। और बांगर पुराने जलोढ़ मिट्टी में कंकड़ एवं बंजरी की मात्रा अधिक होती है जो मिट्टी को अनुपजाऊ बना देती है, जिसे बांगर कहते हैं। यानी कि वो मिट्टी जो उपजाऊ नहीं हो उसे बांगर कहेंगे, जो मिट्टी उपजाऊ है उसे खादर कहेंगे। जलोढ़ मिट्टी में वैसी मिट्टी जो उपजाऊ है उसे खादर, जो उपजाऊ नहीं है उसे बांगर कहेंगे। यानी कि हमारे यहाँ पर भारत में इतना पशुधन होने के बाद, ये पशुधन का मतलब है कि पशु होने के बाद भी, गाय भैंस इतना ज्यादा में होने के बाद भी हमारा भारत क्या है? अर्थव्यवस्था में इस पशु का योगदान है, यानी पशु को पालने के बाद भी योगदान क्या है इसका? नगण्य है, न के बराबर है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण है। भारत की जो अर्थव्यवस्था वो किस पे टिकी हुई है? कृषि पे टिकी हुई है। सबसे क्योंकि भारत में सबसे अधिक मात्रा में क्या किया जाता है? खेती की जाती है। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। वैसे तो भारत पशुधन के मामले में विश्व में अग्रिम देशों में शामिल किया जाता है। यानी विश्व में जितने भी देश हैं उन सभी देशों में सबसे ज्यादा पशु कहाँ पे पाला जाता है? अपने भारत में पाला जाता है। परंतु अस्थायी चारागाह बहुत कम भूमि व पशुओं के लिए पर्याप्त और पौष्टिक चारा उपलब्ध न होने के कारण क्या है? इसके पास तो पशु अधिक है लेकिन इसके लिए कोई भी अस्थायी चारागाह नहीं है। या फिर कहें तो बहुत कम भूमि है, भूमि भी पशु के लिए बहुत कम रखे हुए हैं। उसके बाद पशुओं के लिए पर्याप्त और पौष्टिक चारा भी उपलब्ध नहीं है। चारा भी करते तो उसमें भी कुछ न कुछ ऐसा मिलावट कर देते हैं जो, इससे पहले सुने होंगे आप लोग, पशु चारा आया था ना। तो पशु चारा लोग क्या करते थे? अपने पशुओं को खिलाते थे। दूध तो खूब देती थी, सुबह सुबह शाम में खिला देते थे, सुबह सुबह दूध बहुत देती थी। लेकिन क्या हुआ? ऐसा हुआ कि आज के समय में हर एक गाय बीमार होने लगी, तो उसका नामो निशान मार्केट से क्या हुआ? हट गया। तो उस तरह का पौष्टिक पशु चारा भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, न उन्हें इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमारी देश की गायों अथवा भैंसों की नस्लें बहुत कम दूध देती है। हमारे यहाँ की जो गाय और भैंसी है वो दूध कम देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की नस्लें उस प्रकार की नहीं है। विदेशों में इन पशुओं की नस्लें अधिक दूध देती है तथा इनका रख रखाव हमारे देश की अपेक्षा विदेशों में अच्छी होती है। वहीं पर हमारे देश से कम पशु पालते हैं वहां के लोग। विश्व में दूसरे देश के लोग कम पशु पालते हैं, लेकिन वहां की पशुएं क्या होती है? इतनी उत्कृष्ट नस्लों की होती है जो वहां की पशुओं में
दूध देने की क्षमता क्या होती है, अत्यधिक होती है। और पशु चारा, इसका कारण क्या है, उसको समय पर पशु चारा मिलता है, उसका रख रखाव ऐसा होता है। हमारे यहाँ क्या है, हम लोग अपने पंखा एसी में रहते हैं गर्मी के समय में भी, या पशु को क्या करते हैं, घर में बांध करके छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते हैं। लेकिन अमेरिका हो या जापान हो या रूस हो या कहीं भी चले जाओ तुम विदेश में, पशुओं के लिए क्या किया जाता है, सोने के लिए गद्दा लगाया जाता है उसके लिए भी। जैसे हम लोग बिस्तर रखते हैं उसके लिए भी गद्दा खरीद करके रखा जाता है, और सुबह सुबह उसको साफ किया जाता है, और फिर ना रात में सोते टाइम में उसको अंदर में क्या किया जाता है, बिछा दिया जाता है, फिर पूरे रात में गंदा होता है, फिर उसको सुबह सुबह धोया जाता है, यानी कि उसके लिए गद्दे की व्यवस्था किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जैसा है ऊंचा नीचा घर जैसे है वैसे ही अपना परे, गाय भैंस जाने हमको उससे क्या मतलब है, उसको ना कष्ट होता है। और उसके बाद भी अगर गर्मी अधिक है तो उसके लिए पंखे की व्यवस्था की जाती है, पंखा लगाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ हम अपने सोए रहते हैं पंखा में, और गाय भैंस जैसे है वैसे ही रहती है। यानी कि वैल्यू यहाँ पे क्या किया गया, जानवर का वैल्यू नहीं है। यानी कि जिस ढंग से हम मानव का शरीर है उसी ढंग से उसके शरीर को भी विदेशों में माना जाता है, और उसका रख रखाव भी अच्छे ढंग से किया जाता है, जिस कारण से उसका क्या होता है, मानसिक संतुलन अच्छी रहती है, तो वो दूध भी अच्छी देती है। साथ ही साथ उसका खान पान भी अच्छा रहता है। हमारे यहाँ कुछ भी क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा भूसा भर दिए, भर घर हो गया ना। लेकिन विदेशों में भूसा के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें दी जाती है। हम मानव हैं, अगर हमारे शरीर में क्या होता है, हम हर एक समय एक ही चीज खाते हैं क्या, नहीं खाते, अलग अलग ढंग की अलग अलग व्यंजन खाते हैं ना, उसमें भी अलग अलग चावल लेकिन एक ही रहता है ना, चावल के साथ साथ और भी चीज खाते हैं ना, तो हमारा शरीर क्या होता है, संतुलित। ठीक उसी प्रकार से जानवर के भी शरीर को संतुलित रखने के लिए अनेकों प्रकार का भोजन दिया जाता है। इसीलिए वहां की गाय जो होती है वो अत्यधिक दूध देती है। विदेश की गाय में क्या है, या भैंसों में या पशुओं में, जो वो खर्च करते हैं तो दूध भी अधिक आता है, और दूध अधिक आता है, क्षमता से अधिक दूध आएगा तो इनकम भी बढ़ेगा ना उनका। मान के चलो गाय के पीछे वो 1,000 रुपया खर्च किए महीने में, तो उनको क्या होता है, 2,000 या 3,000 का दूध भी अधिक मिलता है। तो अगर 3,000 का दूध हमको अधिक मिल गया और हम 1,000 रुपया खर्च किए, तो हम फायदा में गए कि नुकसान में। 1,000 खर्च करने से 3,000 का प्रॉफिट हुआ तो फायदा हुआ ना, 2,000 का फायदा हुआ ना। लेकिन यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं, हम गाय के पीछे दूर 1,000 रुपया क्यों खर्चा करेंगे, जिस कारण से क्या होती है, वहां की गायें दूध भी अधिक देती है, और दूध अधिक देती है तो वहां के किसान क्या होते हैं, सुखी संपन्न रहते हैं और अधिक पैसा होती है। लेकिन हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था में क्या है, गायें तो अधिक है, खर्च भी अधिक हो रहा है। खर्च क्या अधिक हो रहा है, तो भूसा खाली खिलाते जाते हैं, गुंडा खिला दिए, भर दिन में वो घास ला करके दे दिए, अगर खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो नहीं खाओ, बस अगर नहीं खाया 2 दिन तब जाके डॉक्टर से दिखाते हैं। लेकिन विदेशों में इस ढंग का नहीं होता है, जिस कारण से क्या होता है, हमारा खर्च अधिक हो जाता है और गायें दूध कम देती है। इसलिए हम अर्थव्यवस्था में गाय की भूमिका या पशुधन का भूमिका अत्यधिक नहीं है, खर्च होने के बावजूद भी। जो भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बाद भी पशुधन की अर्थव्यवस्था में बहुत कम भागीदारी है, क्यों? तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे उत्तर, जो भारत कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर बहुत अधिक विश्व में जितने भी देश हैं उन सभी देशों से सबसे अधिक पशु को पाला जाता है। लेकिन उसका रख रखाव सही ढंग से नहीं होने के कारण यहाँ पर किसानों को अधिक आमदनी नहीं हो पाती है, जिस कारण से अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका नहीं है। दूसरा कारण, अगर पहला कारण ये हो गया, दूसरा कारण क्या बताएंगे, दूसरा कारण बताएंगे भारत में अच्छे नस्लों की गायें या भैंसी उपलब्ध नहीं है, जिस कारण से वो दूध कम देती है। उसके बाद विदेशों की अपेक्षा भारत की गायें कम दूध देती है या भैंसी कम दूध देती है। तीसरा हो गया। चौथा क्या लिखेंगे, जो भारत में पशु चारण की व्यवस्था अच्छी नहीं है। उसके बाद पांचवा कारण क्या देंगे, जो विदेश की पशुएं
इसलिए अत्यधिक दूध देती है क्योंकि उसका रख रखाव मनुष्य के तरह किया जाता है, लेकिन भारत में उसका रख रखाव सही ढंग से नहीं किया जाता है। एक का क अध्याय जो है वो प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो गया। तो प्राकृतिक संसाधन में हम लोग क्या पढ़े हैं? भारतीय पशुधन, उसके बाद खादर और बांगर, फिर समोच्च कृषि और जल क्रांता, मृदा फसल चक्र। यानी कि आज के टॉपिक में हम लोगों ने इतने टॉपिक को पढ़ा।